सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। पूरा स्टार्टिंग से जाएंगे, कैसा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गुड करेंगे मॉर्निंग इसके सर। ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहले काइनेमेटिक्स के अंदर पूरा बेसिक से होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें ओके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है ए बी सी। ओके, मानो एक बॉडी स्टार्ट किया मूव करना। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, body starts from A, okay, then goes to B, then goes to C. okay, तो यहाँ से पहले A से स्टार्ट किया, B में गया, B से C को गया। तो यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस जब लिखता हूँ तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा, यहाँ पे जब A से B, B से C गया है तो टोटल डिस्टेंस में लिखूंगा AB प्लस BC। तो AB का डिस्टेंस है 15 और BC का है 40 माइनस 15। ये सारे मीटर्स में है, तो 15 प्लस 25, तो ये हो जाता है 40 मीटर इन टोटल। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को मैंने एक्चुअल जितना वो एक्चुअली कवर किया है इस रास्ते में जब गया है उसको मैं ऐड किया हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। ओके, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से एंड कहाँ पे क्या है, सी। तो ए टू सी सबसे छोटा रास्ता देखिए, तो सबसे छोटा यही सीधा वाला रास्ता होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट एसी लिख सकते हैं, वो भी 40 मीटर है इस केस में। ओके, अब लेकिन ट्विस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ कि वो सी गया, बाद में डी को आ गया रिटर्न, ऐसे गया स्ट्रेट। ओके, फिर वापस आके डी में रुका। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी देन सी डी, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस सी डी आया है। तो ए बी प्लस बी सी 40 होते थे, सी डी हो गया 40 माइनस 25, तो 40 प्लस 15, तो ये हो जाता है 55 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहां से स्टार्ट किया है, कहां से एंड हुआ है। ए से स्टार्ट हुआ है, डी पे एंड हुआ है, तो एडी का सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा। फर्क नहीं पड़ता है किस रास्ते में गया है, बस मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। वो क्या है आपका, ए टू डी, मतलब वो हो गया आपका 25 मीटर। ओके, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है, it is the shortest distance between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लोकेट करो और उन दोनों के बीच में सबसे छोटा सा डिस्टेंस जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है कि वो एक्चुअली कितना कवर किया है, इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और इसको वेक्टर मानते हैं। ओके, ये एक बेसिक डेफिनेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ऐसे सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। ओके, ये ए पॉइंट हो गया, मान लो ये बी पॉइंट है। ओके,
ये एक सर्कल का रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। वो बोला A to B आया है, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो सर्कल दिया है आपके सामने, ये A, ये B, ये रेडियस r है। ओके, और ये A to B जो गया है ये एक्चुअल डिस्टेंस है। ये तो क्या है, ये आपका कर्वेचर है। तो अगर आपका कर्वेचर ये है तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, क्वाड्रेंट जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्वाड्रेंट अगर है, ओके, तो क्वाड्रेंट अगर ऐसे आर्क होता है, इसका लेंथ मान लो L है और यहाँ पे ये मान लो थीटा है। ओके, तुम्हें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है, तुम्हें क्या करते हो, L को कैसे निकालते हो, थीटा ये होता है R, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R लिखते हो। तो L को लिखते हो R थीटा, तो थीटा को किस में लेते हो, रेडियन में। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे ये जो L का वैल्यू आ जाएगा R इंटू थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए थीटा 90 डिग्री मतलब रेडियन में हो जाएगा वो पाई बाई 2। तो वो हो जाएगा L इज इक्वल टू पाई R बाई 2। ओके, दिस इज योर डिस्टेंस। ओके, ये तो डिस्टेंस हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है कि पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। ओके, फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो इस केस में क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये डिस्टेंस दिया है आपको r, ये भी r, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2r। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो गया आपका पाई r बाई 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2r। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। ओके, क्लियर। एक जनरल टर्म्स के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोई मान लो अगर यहाँ पे तो 90 डिग्री था, अगर मान लो कोई थीटा एंगल कवर किया है, अगर थीटा एंगल कवर किया है तो यहाँ पे कहीं पे आया है। ओके, ये थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस है आपका। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस होगा ऐसा, तो आपको क्या होता है कि आपका जो थीटा होता है डिस्टेंस के लिए, आपका फॉर्मूला वही होता है L इज इक्वल टू R थीटा, और थीटा को हमेशा रेडियन में लेना। ओके, जो भी दिया होगा आपका। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, ये रेडियस R होना चाहिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होना चाहिए 2R साइन थीटा बाई 2, 2R साइन थीटा बाई 2। एक एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं। ओके, यहाँ पे मान लो ये पूरा ऐसे स्ट्रेट दिया है, A to B गया है। ओके, तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ये हो रहा है तुम्हारा थीटा पूरा, ये थीटा कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा को तुम क्या करोगे, रेडियन में लोगे, तो 180 डिग्री क्या होता है, पाई। तो L इज इक्वल टू पाई R, दैट कैन बी रिटन एज पाई R। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अब, टू आर साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 180 लिख सकते हो, या फिर पाई लिखो, पाई बाई 2। तो वो हो जाएगा 2r इंटू 1। तो वही तो होता है, आप जब डायमीटर होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो A to B कितना होता है, तो डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2r। क्लियर कैसे हुआ फॉर्मूला, क्लियर हुआ। ओके, अब इसी के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके मैं आपको बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ओके,
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वो होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज स्पीड आपका हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, और एक रिलेशन याद रखो, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, और डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो इस बेसिस के रिलेशन ऊपर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ए से निकला बी, तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और जब कहीं पे भी और दूसरी जगह पे डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस, आइदर वो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी सिमिलरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो एवरेज वेलोसिटी भी कभी स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड के साथ इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा होगा। अगर यहाँ से एक पाथ मान लो P से Q गया है, यहाँ पे तीन तरह के मैं करता हूँ। एक रास्ता इधर हो गया, एक ऐसे होके गया है, और एक ऐसे ऐसे एक होके गया है। ओके, ये पाथ 1, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3। तो ये क्या होगा इन तीनों डायग्राम से, ये क्या होगा, ये एक डिस्टेंस है। ओके, दिस सेकेंड वन इज एक्चुअली कैन बी ए डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तीनों के केस में डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, यही सेकेंड पाथ, लेकिन तीनों के केस में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों के केस में वही P to Q शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा। हाँ या नहीं, क्लियर हुआ ये? ओके, अब देखते हैं इसके बेसिस ऊपर एप्लीकेशन का क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपको। Some important cases if body covers n equal distances with different velocities, v1 v2 v3 vn। क्या दिया है क्या आपको, इस तरह का आपका एक n इक्वल डिस्टेंसेस को इंटरवल मैंने किया। ओके, क्या हुआ कि देखो यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल है और सारे इंटरवल इक्वल हैं। अगर ये d होता है तो नेक्स्ट वाला इंटरवल भी d होगा, ये भी d होगा, ये भी d होगा, और ये भी d होगा,
और ये भी डी है, और ये किस तरह गया है, ये ऐसे करके n टाइम्स तक गया है। ओके, ऐसे बहुत सारे इंटरवल है, और हर एक इंटरवल का स्पीड अलग अलग है। कितना है, अगर ये v1 हो रहा है तो ये v2 हो रहा है, ये v3 हो रहा है, और ये v4 हो रहा है, और ये v5 है। ऐसे करते करते आपको v6, ऐसे ऐसे करते vn तक गया है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज हाँ, ये टॉपिक सर ने कहाँ तक पढ़ाया था, कोई बोल सकता है? सुप्रीत सर काइनेमेटिक्स पढ़ाए। कितना तक पढ़ाए थे, कुछ याद है? सर वो सब फॉर्मूला वगैरह बताया था, तो u + 80 और क्वेश्चन कर किए परसों थे, क्वेश्चंस कुछ किए थे? सर ने बस फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चंस नहीं कराया। मैं कंटिन्यू करूंगा या फिर दूसरा चैप्टर बताइए, आप जिस तरह बताएंगे मैं जाऊंगा उस तरह। अगर यही पढ़ना चाहते हो तो ये कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, आप बता दीजिए, या फिर क्या करेंगे? ठीक है फिर, ओके ठीक है फिर, ठीक है, मैं इसी के ऊपर क्वेश्चंस करवा देता हूँ 4-5, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्विच कर लेंगे। जी सर, जी सर। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन था कि एवरेज स्पीड क्या होता है तुम्हारा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे v एवरेज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐड करोगे, टोटल डिस्टेंस, v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d प्लस डी अप टू n टाइम्स बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आपको दिया नहीं है, तो t1 यहाँ पे क्या करोगे, तो बहुत सारे टाइम होगा, तो t1 इज इक्वल टू डी बाई v1, t2 इज इक्वल टू डी बाई v2, t3 इज इक्वल टू डी बाई v3। ओके, इस तरह बहुत सारे tn निकलेगा, तो यहाँ से मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ d बाई v1 प्लस d बाई v2 डॉट 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 d बाई vn। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि ये d को n टाइम्स ऐड करोगे तो nd हो जाएगा nd बाई 1 बाई v1, d कॉमन ले जाओगे, प्लस 1 बाई v2 डॉट 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 n कैंसल। ओके, तो v एवरेज का फॉर्मूला एक ही याद रखो, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिया है, मैं बताऊंगा आपको, एक ही फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, तो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, डी डी कैंसिल हो जाता है, तो बेसिक फॉर्मूला v एवरेज का आया, तो v एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आ गया n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 डॉट 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 1 बाई vn। एक ही फॉर्मूले से आपका सारा एवरेज स्पीड का खेल खत्म हो जाएगा। ओके, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ओके, नीट 2019 का एक क्वेश्चन आया था, a person traveling in a straight line
moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation dash. क्या होता है कि देखो 4 ऑप्शंस है इसके पास। देखो किस तरह अप्रोच करोगे, बहुत सारे बुक में बहुत सारे मेथड दिया है, मैं एक ही फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लूंगा। देखो यही फॉर्मूला है, v एवरेज इज इक्वल टू n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टू 1 बाई vn। ओके, तो बोल रहा है कि एक ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी था मेरा v1, फिर एंड नेक्स्ट फॉर इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब वही सेम डिस्टेंस x वो गया है v2 में, तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो v एवरेज का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टू n टाइम्स, ओके 1 बाई vn। तो यहाँ पे कहानी क्या होता है कि कितना इंटरवल दिया है, 2 इंटरवल दिया है, तो v एवरेज की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू अगर 2 है तो वो हो जाएगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो दिस विल बी इक्वल टू, v एवरेज को v लिया है वो, तो v इज इक्वल टू 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ओके, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो ये इसको इस साइड ले जाओ, v इधर ले जाओ, तो वो हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल टू 2 बाई v, खत्म। ओके, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ ये? तो एक फॉर्मूले से देखो किस तरह मैं कर रहा हूँ। ओके, उसी टाइप का और एक क्वेश्चन आया था 2011 में, of its total distance with speed v1 and rest of half distance with speed v2 its average speed during the complete journey is that। ओके, देखो क्या दिया है कि यहाँ पे ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस इतना हुआ, हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस को बोल रहा है v1,
एंड रेस्ट हाफ विथ V2. ओके, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी कितना है? तो टोटल डिस्टेंस अगर ये हाफ हो गया d, नेक्स्ट हाफ भी वही d. तो v एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो होता है n/1/v1 प्लस 1/v2 डॉट 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 1/vn. तो n का वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे कितना इंटरवल हुआ है? हाफ हाफ हुआ है, मतलब इंटरवल दो ही है. तो 2/1/v1 प्लस 1/v2. तो v एवरेज का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2. यहाँ पे एलसीएम क्या लोगे? v1 इंटू v2, ये हो जाएगा v2 प्लस v1 जाएगा. तो v एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2. दिस इज योर आंसर. क्लियर? क्लियर हुआ ये? ओके. और एक क्या होता है क्या आपका? आपको ये ht एक ग्राफ दिया है, कर्व दिया है. ओके, आप उस कर्व का स्लोप निकालो. तुम्हें मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि जो स्लोप होता है कर्व का, इसको थीटा मानते हैं, ये होता है ds/dt. तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds/dt. ओके, तो ये क्या होता है कि स्लोप ऑफ, देखो आपको मैं ये टर्म बता देता हूँ जिससे आपका इक्वेशंस का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मतलब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वो क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे काम आते हैं, जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है. ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, ये हर जगह हो जाएगा, आपका काम में आ जाएगा, चाहे वो लीनियर हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए. तो स्लोप ऑफ st ग्राफ, जो s वर्सेस t ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व जो देता है आपको, क्या देता है? वो होता है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ ds/dt, दैट इज नथिंग बट tan थीटा, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ st ग्राफ, स्लोप ऑफ st कर्व. ये याद रखो कि स्लोप ऑफ, एक बेसिक आइडिया देता हूं आपको, एक टर्म याद रखो SVA. ओके, SVA. ओके, SVA क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, S फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये आपका V फॉर वेलोसिटी. ओके, ये होता है एक्सीलरेशन. ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे, ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो तुम्हें वेलोसिटी दे देगा. वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्सीलरेशन. ओके, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया निकालोगे. कर्व का एरिया निकालते हैं तो पीछे चले जाओगे. एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया का, इस कर्व का एरिया निकालो तो वेलोसिटी मिलेगा. ओके, ये सारे डाउनवर्ड एरो है. जब पीछे जाओगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन मिलेगा. ये तीन चीजें याद रखो, पूरा आपका काइनेमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा इस तीनों में से. क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर. ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस एक कैसे आया था, देखो मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ आपको. टू cars P and Q point at the same time
straight line and their positions are represented by two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xpt is equal to at plus bt square, xqt is equal to ft minus t square. At what time they have the same velocity? ओके देखो क्या गिवन है आपको, पोजीशन ऑफ पी दिया है एक्स पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर. ओके, बोल रहा है कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, तो वेलोसिटी निकालोगे कैसे? मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा. तो डी एक्स टी बाई डी टी करो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्टली वो दिया है डी एक्स पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी टी को इक्वल दिया है. तो इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी का क्या हो जाएगा? ए प्लस टू बी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी टी. तो एफ माइनस टू टी दोनों इक्वल करते हैं, तो ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी. तो यहाँ से क्या होगा कि टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ प्लस ए. तो यहाँ पे टू टी कॉमन ले जाऊंगा तो बी प्लस वन इज इक्वल टू एफ प्लस ए. तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 f minus a by b plus 1. So this one will be your answer. Answer will be your option B. लाइन में f माइनस से होगा सर. Sorry, ऑप्शन डी होगा ये, ऑप्शन डी है. ओके, f माइनस से होगा यहाँ पे. दिस विल बी f माइनस ए. ओके, ऑप्शन डी होगा. f माइनस ए दिस साइड आएगा तो f माइनस ए होगा. ओके, फिर उसी टाइप का और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. Particle moves along a straight line time t in second the distance x in meter of the particle O is given by x is equal to 40 plus 12t minus tq. How long would the particle travel before coming to rest?
देखो क्या दिया है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस है 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर, एक हो गया 16 मीटर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है कि आपको एक पार्टिकल का पोजीशन दिया है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये ऑलरेडी दिया है। बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट में याद रखो वेलोसिटी 0 बन जाता है। ओके, तो पहले इसका वेलोसिटी तो निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या होगा dx बाई dt। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 12 माइनस 3t²। इसको 0 करना है कि ताकि मुझे पता चलेगा कौन से टाइम में वो हो रहा है। अगर टाइम मुझे पता चल गया, वो टाइम का इक्वेशन में लेके x पे डाल दूंगा तो वो x मुझे मिल जाएगा। तो ये फिर v को 0 करना है, तो 12 माइनस 3t² इज इक्वल टू 0। तो 3t² इज इक्वल टू 12, t² इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। प्लस माइनस 2 होगा, माइनस नहीं लोगे तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। यही t लेके कहाँ पे डालना है, x पे, जो 40 प्लस 12t, क्योंकि वो पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 12t माइनस 12t क्यूब, तो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। तो 40 प्लस क्या हो जाएगा ये 24 माइनस 8, 64 माइनस 8 वो होता है 56 मीटर। तो आंसर सी विल बी योर, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लियर? और एक क्वेश्चन आया था 2017 में इसी के ऊपर। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, the x and y coordinate particle at any time are 5t minus 2t square and y is equal to 10t. Respectively. X and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds is dash. देखो मैंने जो कहा था SVA, तो एक्सीलरेशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव, स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। ओके, तो वेलोसिटी का क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स दिए हैं, x दिया है 5t माइनस 2t², यहाँ पे x दिया है तो पहले v निकालेंगे, उसका फास्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हो जाएगा 5 माइनस 10t। y का वैल्यू दिया है 10t, उसका फर्स्ट होगा dy बाई dt, दैट इज इक्वल टू 10। फिर एक्सीलरेशन के लिए dv बाई dt करना पड़ेगा, ये x कंपोनेंट का होगा तो dvx, तो ये हो जाएगा -10। ओके, ये गलती कर दिया, यहाँ पे 4 होगा, ये 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -4। ओके, फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ y कंपोनेंट क्या होगा dv बाई dt, तो 10 है तो 0 हो जाएगा। तो ये एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है, हम क्या लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ax क्या हो गया 4i कैप, y क्या होता है एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0 इंटू जे कैप, तो 0 ही डायरेक्ट लिख सकते, ये डायरेक्ट आ गया -4i कैप। ओके, या फिर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो होता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर?
बताओ, फिर से बताऊंगा ये बात, ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया है कि आपका इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ एक्स और वाई दे दिया था। एक्स का पोजीशन दिया था आपका 5t माइनस 2t², वाई का दिया था 10t। पूछा था क्या क्वेश्चन में कि एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा। एक्सीलरेशन पूछा है, पोजीशन दिया है, तो पोजीशन से एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था एस भी ए फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए क्या होना था, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, ds बाई डी टी। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन मिलना है तो स्लोप करना पड़ेगा, वो होता है dv बाई डी टी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो दो कंपोनेंट्स है, x का है y का है। तो x का तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, यह तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वो होता है dx बाई डी टी। तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4t, क्योंकि 5t माइनस 2² का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 माइनस 4t। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा 10, इसका डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट 10। तो फिर अब एक्सीलरेशन ऑफ x कंपोनेंट क्या होगा, dvx बाई डी टी। तो dvx को क्या लिखेंगे, 5 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4t का डेरिवेटिव होगा -4। तो ax का हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ऑफ ay का हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dvy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 0। तो y कंपोनेंट 0 हो गया, x कंपोनेंट आ गया -4। तो लेकिन नेट एक्सीलरेशन जो होता है उसको ए वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ x कंपोनेंट इनटू i कैप प्लस एक्सीलरेशन ऑफ y कंपोनेंट इनटू j कैप। ये होता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या होता है कि देखो ए एक्स मतलब -4 जो लिख लेंगे उसके बाद आई कैप प्लस ए वाई, तो 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो उसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ आ जाएगा +0। तो ए का वैल्यू आ जाएगा सिर्फ -4 आई कैप। अगर कोई तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूछेगा तो ये डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, माइनस आई कैप, जो आई कैप होता है वो डायरेक्शन होता है, तो आई कैप लिखने की जरूरत है। तो -4 इसका यूनिट यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था। तो दिस वन विल बी योर आंसर। क्लियर? ओके, तो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो आपको मैं बोला कि v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। ओके, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं बताऊंगा उसका एरिया निकाल दो। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन। आप मैथमेटिक्स अगर थोड़ा याद होगा तो ds इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v dt, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर vt कर्व, जो मैं पहले से बता चुका हूं आपको कि एरिया अंडर vt कर्व मिलने से क्या होता है कि SVF फॉर्म में आप क्या हो रखता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आते हो तो स्लोप करते हो, ऊपर की तरफ जाते हो तो एरिया करते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये ds का इंटीग्रेशन मान लो लिमिट है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 1 to 2 लेके टाइम t1 से t2 तक, तो ये ds का इंटीग्रेशन वही s आएगा। s को लिमिट पुट करोगे s2 से s1, उसको वेलोसिटी का टर्म्स जो भी दिया होता है, ये मैं एक जनरल टर्म आपको डिराइव करके दे रहा हूँ। तो s2 माइनस s1 तो क्या होता है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज ओनली डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से चेंज इन पोजीशन, दैट इज इक्वल टू t1 इंटू t2 v dt। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो।
क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली एक्सीलरेशन का अगर देखोगे, जो मैं बता रहा था आपका, आपको एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, एटी ग्राफ बोलते हैं उसे, ऐसा एक कर्व दिया है, आप उसका एरिया निकालोगे। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू a dt। ओके, तो इंटीग्रेशन जब करोगे, dv का इंटीग्रेशन मस्ट बी इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन, dv का लिमिट करोगे v1 टू v2, ये हो जाएगा t1 से t2। तो वो क्या होता है, इस कर्व का एरिया, तो एरिया अंडर 80, एरिया अंडर 80 कर्व, 80 कर्व का एरिया जब निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट v1 से v2, इसको ऐसे ही रखना है, ये एक जनरल टर्म है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से t2। तो ये क्या हो जाता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। वो किसका फॉर्मूला हुआ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, दैट कैन बी रिटन एज एरिया अंडर कर्व। क्लियर? क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया, एक फॉर्मूला आपको बता दिया, पहले तो बता दिया v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, उसके हिसाब से बताया मैंने s2 माइनस s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, ये t1 से t2 तक। ओके, और एक फॉर्मूला मैंने बताया a इज इक्वल टू dv बाई dt, that implies v2 minus v1 is equal to integration of a dt t1 से t2। ओके, ये दो फॉर्मूला याद रखो, सारा क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी में से ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is dash। नीट 2016 में आया था। ऑप्शंस आर 3a plus 7b, 3/2a plus 7/3b, एक होगा 1/2a plus 1/3b, 3/2a plus 4b। ओके, तो क्या दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है, पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 to 2 सेकेंड। तो v का जो फॉर्मूला होता है आपका at प्लस बी टी स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है कि s2 माइनस s1 इज इक्वल टू, तो v dt होता है, ये लिमिट होगा t1 से लेके t1 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा। तो s2 माइनस s1 तो वो डायरेक्टली पूछा है, वो क्या होता है कि डिस्टेंस वही होगा, क्योंकि इनिशियली वो क्या होता है कि, देखो वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह at प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट हो जाएगा 1 से 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका s2 माइनस s1 इज इक्वल टू, ये था at dt 1 से 2 प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, ये भी लिमिट हो जाएगा उसका 1 to 2। तो a को बाहर ले जाएंगे, t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, 1 to 2 प्लस b टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाई 3,
ये होता है 1 to 2। तो a होल इंटू जब t लिखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस b 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। तो दिस विल बी a होल इंटू क्या हो जाएगा 4 बाई 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस b इंटू 8 minus 1 by 3. This will be equal to S2 minus S1 is equal to 3a by 2 plus 7b by 3. Okay, 7b by 3. This one will be your distance or displacement, same thing. Okay, this is your option, distance or displacement, same thing है. Okay, so option B is correct. Clear? sir. और एक है if acceleration of particle is given by a is equal to 3t square, find velocity of particle at t is equal to 3 seconds if initially particle was at rest. देखो ये क्या दिया है आपको, एक एक्सीलरेशन दिया है 3t स्क्वायर, वेलोसिटी पूछा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कंडीशन क्या होता है, इनिशियल मतलब आज से याद रखो, इनिशियली का मतलब हमेशा टाइम इज इक्वल टू 0 होता है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या होता है t इज इक्वल टू 0। रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब आपका v इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो आज से याद रखो, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 और उसके हिसाब से जो कंडीशन होता है। लेकिन अगर कोई इनिशियली बोलता है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की बात जब कर रहा है तो आपको एक फॉर्मूला याद है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से t2। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू t1 कहाँ पे, एट रेस्ट मतलब 0 से लेके 3 तक। एक्सीलरेशन का वैल्यू है 3t स्क्वायर इंटू dt, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले आया मैंने, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से 3 लेकर, तो v फाइनल इज इक्वल टू 3 इंटू टी क्यूब बाई 3 0 to 3, तो वो हो जाएगा 3 होल इंटू 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये 3 कैंसल, तो वो हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जी सर। तो इतना मैं बोला कि ये जो इक्वेशंस मैंने आपको बताया अभी अभी, ये हर जगह वैलिड होता है। एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू ds बाई dt, ओके। एक होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ओके। और एक होगा s2 माइनस s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, v1 से लेके v2, ओके। और एक है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू t1 से t2 a dt। और एक हो गया आपका, और भी याद होगा, एक याद रखिए, ये a इज इक्वल टू v dv बाई ds। ये सारे हर जगह पे वैलिड है, ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड एट एनी कंडीशन, ओके। इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड एट ऑल कंडीशन, ये सारे हर जगह पे ये वैलिड होते हैं।
ओके, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब काम आता है। ओके, क्लियर? जी सर। तो ये याद रखना। ओके, अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये सर कंटिन्यू करेंगे वहां से। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी, वही एक चैप्टर है 11th का भी। ओके, बहुत ही क्वेश्चंस आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, इलास्टिसिटी के टर्म में बहुत ही फेमस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। पहले इलास्टिसिटी क्या होता है देखते हैं। वो क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स, to regain its original configuration, the property of a body to regain its original configuration after removal of deforming force, okay, up to its elastic limit, up to its elastic limit। ऐसा क्या बोल दिया कि एक डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ नए नए टर्म्स आ गए यहाँ पे। ओके, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, ये सब चीजें क्या है कि पहला चीज होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स। A force that changes or tends to change the shape or size of an object, shape or size और both। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी का शेप बदल दे, साइज बदल दे और दोनों ही बदल दे सकता है, उसी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन होता है दिमाग में होता है। देखो, विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है ये। स्टील और रबर दोनों के बीच में इलास्टिक सबसे ज्यादा क्या है? ओके, हमारे दिमाग में चलता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट होता है सबका। ओके, मतलब देखो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो वो बेंड हुआ, जब फोर्स तुम वापस ले जाओगे तो वो कितना जल्दी अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन को आता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, हमारे दिमाग में रहता है कि रबर वो जितना स्ट्रेच हो सकता है
उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम फोर्स जिसके ऊपर अप्लाई करिए किए हैं, जो फोर्स अगर रिमूव कर लेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन को कितना जल्दी आएगा, वो जो प्रॉपर्टी होता है उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तुम एक रबर लो और एक स्टील लो, ओके, स्टील में इतना रिजिडिटी होता है कि तुम उसको थोड़ा सा भी उसका प्रेस करो, ओके, जब हाथ हटा लोगे वो एकदम से पीछे चला जाएगा, पूरा बैकवर्ड फोर्स आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन रबर में ऐसा नहीं होता है, रबर स्ट्रेच ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब रिमूव करते हो वो इतना जल्दी पीछे नहीं आ सकता है जितना रबर स्टील आता है। इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, तो आंसर होगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होता है आपका, बोल सकते हो कि यंग्स मॉडुलस होता है स्टील का, वो डिसाइड करता है कौन ज्यादा इलास्टिक होता है। स्टील का रबर से ज्यादा होता है यंग्स मॉडुलस, पढ़ेंगे उसको यंग्स मॉडुलस क्या है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो वही चीज, आप एक स्टील का कोई भी प्लेट लीजिए स्क्वायर साइज का, एक रबर लीजिए, स्टील को थोड़ा सा अपना प्रेस करके हाथ से बेंड करने को कोशिश करिए, फिर अपना हाथ हटा लीजिए, वो वापस अपने आप जल्दी आ जाएगा आज कंपेयर टू रबर, इसीलिए वो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर? जी सर। क्लियर हुआ क्या है ये, कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? तो इलास्टिसिटी क्या है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स रिमूव कर लोगे तो बॉडी कितना अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगन कितना जल्दी करेगा, वही उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो उसका शेप और साइज बदलने के लिए उसी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, जी सर। ओके, अब देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फेमस होता है स्ट्रेस इसमें। स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा। ये होता है कि देखो, द इंटरनल फोर्स the internal restoring force per unit cross sectional area is called stress। क्या होता है कि देखो, एक बॉडी है यहाँ पे, ओके, तो क्या होता है कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर। ओके, जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो बॉडी के हिसाब से तो बॉडी भी आपको एक इंटरनल फोर्स से उसको अपोज करेगा। ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल कहीं पे इस एरिया पे हर पॉइंट पे उसको एक, वो आपको चाहेगा कि वो स्ट्रेच नहीं होना चाहता है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी आपको उल्टा देता है आपको एक्सटर्नल फोर्स के बदले में, वही होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस को फॉर्मूला हम लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी के इंटरनल होते हैं, हम इसलिए कई कई किताब में इंटरनल फोर्स भी लिखते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया होता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि ये बॉडी को आपको स्ट्रेच करना चाहते हो ये, लेकिन बॉडी तो फिक्स है, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सीलरेशन, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स को। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ ई है। अब बोल दिया कि स्ट्रेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। ओके, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम केस में एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तो एफ ई बाई ए भी लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन अगर कोई बता जाएगा पूछेगा तो बताओगे रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल, when external force is applied to a body then it is opposed by a internal restoring force, that internal restoring force per unit area is known as stress। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन
per meter square, that is known as Pascal, same as pressure. Pressure और stress में फर्क क्या होता है? प्रेशर होता है आउटसाइड एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेस होता है इंटरनल। ओके, ये स्ट्रेस बॉडी के अंदर महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है, इसीलिए उसको स्ट्रेस बोलते हैं। प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर? सर बोलो। सर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब जाके रिस्टोरिंग फोर्स हाँ, आएगा। बिना फोर्स के रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा? बिना फोर्स तो बॉडी के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, तो वो किसको रिस्टोर करेगा? वो किसको अपोज करेगा? एक एक्सटर्नल तो होना चाहिए ना। तुम आप एक रॉड लिए हो, रॉड को अपने हाथ से बेंड करना चाहते हो, तो उसके अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूलर चेंज होता है वो उसकी वजह से तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है ना। वो किसके लिए आएगा? तो मेन सोर्स कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स आता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है। ओके जी सर, जी सर। ओके, तो स्ट्रेस का यूनिट हो गया पास्कल। देखते हैं कितने तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है शियरिंग और टेंजेंशियल, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है कि एक टेंसाइल स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोला जाता है उसे, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेम थिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, एक बॉडी अगर ऐसा है, उसके ऊपर क्या करोगे, दोनों साइड से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, इस डायरेक्शन में भी दे सकते हो, इस डायरेक्शन में दे सकते हो। ओके, तो अगर इस डायरेक्शन में देते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? यहाँ पे इसकी वजह से एफ आर यहाँ पे होगा, और इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इस साइड पे होगा, अपोज करता है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे ये जो होता है, जो सिग्मा होता है, सिग्मा टेंसाइल, टी फॉर टेंसियल, टेंसाइल, टेंजेंशियल नहीं होता है, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो वो होता है एफ रिस्टोरिंग बाई एरिया, और दैट कैन बी रिटन एज एफ एक्सटर्नल बाई एरिया। ओके, ये एक कैटेगरी हो गया। और एक होता है ये क्या होता है? बॉडी को एक्सपैंड कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप डाल रहे हो वो बॉडी को एक्सपैंड करेगा, और एक कंप्रेस भी कर सकता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वो एक हो जाता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप दिए हो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, वो उसको कंप्रेस करेगा, इसको यहाँ से और यहाँ से इसको कंप्रेस करना चाहता है। ओके, एफ एक्सटर्नल, तो अब उसको अपोज करेगा जो एफ रिस्टोरिंग, तो रिस्टोरिंग अपोज कैसे करेगा? उसको अपोजिट डायरेक्शन में, एफ आर। ओके, ये भी से अपोज, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट में रहेगा। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को मानते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, डायरेक्शन उल्टा होता है। ओके, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा सी, कंप्रेसिव कैन बी रिटन एज एफ रिस्टोरिंग बाई एरिया दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाई एरिया, क्योंकि एफ आर ई के बराबर होता है, एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो ये होता है, ये जो कैटेगरी में आते हैं ये सारे हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। क्लियर? ओके, और एक होता है टेंजेंशियल और शियर। क्या होता है वो? देखो, यहाँ पे एक मैंने क्या किया, एक पाइवोट फिक्स किया है, ये एक फिक्स्ड है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर भी एक एंड से फिक्स है। जब फिक्स है तो क्या किया मैंने, यहाँ से इस एज से ऐसे एक फोर्स डाला
जो फोर्स हो गया एफ एक्सटर्नल हो सकता है, ये एफ एक्सटर्नल है जो उसको टच करते हुए टेंजेंशियली जा रहा है, एक सर्कल को जैसे टेंजेंट मतलब टच करता हुआ, इसको एक यहाँ पे मैंने दिया इसको एक फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी दिया मैंने यहाँ पे। ओके, एफ टी दिया, तो एफ टी देने से क्या होता है, ये तो फिक्स है, फिक्स होने से क्या हुआ, ये एक एरो मार्क है। ओके, फिक्स होने से क्या होगा कि ये जो होता है ये बेस से ऐसे जुड़ा रहेगा लेकिन टिल्ट होके बेंड होगा। इमेजिन करो एक एंड फिक्स है, आप जब यहाँ से धक्का देते हो तो वो क्या होता है कि ऐसे एक तरफ फिक्स होता है, एक तरफ बेंड हो जाता है आगे की तरफ। तो मान लो यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे गया है, एक्स डिस्टेंस, इस पोजीशन से कितना डिस्टेंस एक्स गया है, इसका हाइट मान लो एल है। ओके, अब क्या होता है कि देखो सिग्मा एस को मैंने बोलता हूँ एफ टेंजेंशियल बाई एरिया, जो टेंजेंशियल फोर्स था बाई एरिया। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, जो फोर्स जो टेंजेंशियली लगता है डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया मतलब कौन सा एरिया, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ज्यादातर वो पानी में दिखाई देता है। पानी में क्या होगा कि देखो एक बॉडी जब जाता है पानी के अंदर तो लिक्विड उसको हर तरफ से फोर्स डालता है कंप्रेस करने के लिए, यहां से, यहां से, हर डायरेक्शन में फोर्स उसको। ओके, जब ये फोर्स एफ 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 हर डायरेक्शन से आता है तो ये क्या हो जाता है कि आपका कंप्रेस हो जाता है, बॉडी किस तरह हो जाएगा आपका, ये ओरिजिनल बॉडी था ये कंप्रेस होके यहां तक हो जाए, इसकी वजह से द गिवन फोर्स जो थे कंप्रेस कर रहे थे। लेकिन ये सारे हर डायरेक्शंस में, द फोर्स व्हेन अ बॉडी गोज इनसाइड अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन। पानी के अंदर की कोई भी लिक्विड के अंदर जाता है तो वो फोर्स हर डायरेक्शन पे एक्सपीरियंस करता है लिक्विड की वजह से। तो यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, ये जो फोर्स होता है बेसिकली दिस इज द प्रेशर, प्रेशर इज इक्विडिस्टेंस इन ऑल, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड अ लिक्विड, यही तो बोलते हैं। तो सिग्मा V इज इक्वल टू एफ बाई ए दैट इज इक्वल टू पी दैट इज इक्वल टू डेल पी लिखा जाएगा। चेंज इन प्रेशर बेसिकली हम करते हैं। ओके, क्योंकि प्रेशर एक में कुछ इनिशियल होता है फिर फाइनल चेंज होकर हम चेंज इन प्रेशर लिखते हैं, पी और डेल पी। क्लियर? क्लियर हुआ? किस तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दो तरीके के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और मतलब वो खींचा हुआ वाला, और एक होता है कंप्रेस वाला। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक होता है सियरिंग जो फोर्स होता है टेंजेंशियली एक्ट करता है, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक लिक्विड के अंदर। क्लियर? यस सर। फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछेगा, the ratio of radii of two wares same materials is 2:1. Find if they are stretched by the same force the ratio of stress।
देखो क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है कि दो वायर से सेम मटेरियल का, यहाँ पे तुमने एक फोर्स लगाया उसमें, तो फोर्स क्या है, ये रेडियस उसका दो वायर से, ओके, उन दोनों का क्या होता है कि सेम मटेरियल लेकिन रेडाई दोनों का अलग है। इसका अगर रेडियस 2 है, इसका रेडियस 1 है, ओके, तो दोनों में फोर्स क्या है कि मटेरियल दोनों का सेम था, तो सिग्मा का यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए, लेकिन एरिया कौन से एरिया पे ऐड कर रहा है, जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पाई आर स्क्वायर होता है, ओके, पाई यहाँ पे पाई आर टू स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर वन स्क्वायर है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एफ, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई पाई आर स्क्वायर, दोनों के केस में सेम फोर्स एक्टिंग कर रहा है, तो सिग्मा क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 बाई R1 का स्क्वायर, that can be written as R2 by R1 is same as, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है R1 by R2 is 2 by 1, so that implies R2 by R1 is nothing but 1 by 2, that can be written as 1 by 2 का square which is equal to 1 by 4, so sigma 1 is to sigma 2 is nothing but 1 is to 4, option D is correct. Clear? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The breaking stress of metal wire is the breaking stress of a metal wire is 2.4 by pi into 10 to the power 9 Newton meter square. The minimum radius of the wire used the breaking stress of a metal wire is 2.4 by pi into 10 to the power 9 Newton per meter square. The minimum radius of the wire used if it is not to break. G is equal to 10 meter per second square. एक डायग्राम दिया है आपको यहाँ पे, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ओके। ये जो रोप है या फिर रस्सी है, ये एक मेटल का, यहाँ पे उसका एक एरिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, ओके। तो सिग्मा ब्रेकिंग क्या है, यहाँ पे जो सिग्मा ब्रेकिंग दिया है ऑलरेडी गिवन है, वो है 2.4 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर 9। इससे ज्यादा होगा तो वायर ब्रेक कर जाएगा। तो जो स्ट्रेस होना चाहिए आइदर इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग।
तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, टेंशन, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आ रहा है। तो टेंशन बाय पाई आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग। ओके, तो टेंशन का वैल्यू क्या होता है कि टेंशन कैसे निकालेंगे वो आपको, टेंशन आपको ऑलरेडी न्यूटन, ये लॉज ऑफ मोशन में एक टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 2 इंटू मास m1 हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 प्लस 3 इंटू 10। तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 24 न्यूटन। तो 24 बाई पाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग है 2.4 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर 9। पाई पाई कैंसल। ओके, तो यहाँ से आर का वैल्यू जो होगा, आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -8, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? यही पूछा था कि मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए। ओके ओके, क्लियर क्लियर? जी सर। ओके, Yes, sir. तो यहाँ से स्ट्रेस खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, स्ट्रेन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको पढ़ लेना अच्छे से, स्ट्रेस क्या है। ओके, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेगा कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ये सब उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे प्रीवियस ईयर के। ओके, क्लियर? ओके, पढ़ते रहना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को उसी दिन कंप्लीट करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.